सिर्फ 5 से 6 मेरी चेकलिस्ट है मैनेजमेंट एनालिसिस की, वो मैं करता हूँ। और उसके बाद फिर वैल्यूएशन पर आता हूँ लास्ट में कि वेदर कंपनीज हाईली ओवर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड या फिर सही अभी फेयर है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो पहली चॉइस मेरी अंडर वैल्यूड की तरफ जाती है, जिसमें लेकिन अगर किसी को कोई छोटा शेयर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप टाइप लेना है तो क्या क्या पैरामीटर्स वो देखे? अब यहाँ पर मेरा जो अप्रोच है वो पहला सिंपल सा, मेरी एक चेकलिस्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ। प्रसाद जी, ये आप बताइए कि मल्टीबैगर स्टॉक्स में आपकी चेकलिस्ट क्या है? जैसे आपने बताया 3 पॉइंट्स अभी तक बताए। पहला है, दूसरा पॉइंट, तीसरा है। तो हम लोग जो ये आईपीओ ट्रैप चल रहा है आजकल, उससे कैसे बचा जाए और कौन सा आईपीओ वैल्यूएबल है जो कि हमारे ऑडियंस को एक वैल्यू ऐड करके देगा, उसके बारे में बताइए। इनोवेशंस बाय प्रसाद, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइनेंस पेज इन इंडिया। फिनोवेशंस बाय प्रसाद। दोस्तों, ये पेज से तो आप सब लोग जो है रूबरू हुए ही होंगे कभी ना कभी, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइनेंस पेज इन इंडिया। और प्रसाद जो हैं खुद, ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेटा बैंक बोलूं, थिंक टैंक बोलूं, या मैं उनको क्या बोलूं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया है अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, अपनी रील्स के माध्यम से और अपनी जानकारी देने के माध्यम से। और आज मैंने बहुत मेहनत करके इनको यहाँ बुलाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें और आप समझ सकें कि एक माइंडसेट कैसा होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बहुत मल्टी बैगर भी देखे हैं। और इन्होंने वो ये उस वक्त आप लोगों को ज्ञान देने आए थे जिस वक्त यूट्यूब पे कोई और नहीं था। इनसे पहले एक ही व्यक्ति थे जो फाइनेंस का कंटेंट बनाते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ही वाज द सेकंड वन। बहुत पुराने हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। तो दोस्तों, आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रसाद का। नमस्कार प्रसाद वैसे इनका नाम है। थैंक यू सो मच दीपक जी एंड पूजा जी फॉर हैविंग मी। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आकर। नमस्कार प्रसाद जी, वेलकम टू आवर शो। प्रसाद जी, जैसे इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दीपक जी ने आपकी दी, और हम ये चाहते हैं कि आज हम ना आपसे बहुत लेटेस्ट करंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारी ऑडियंस को एक बहुत अच्छी वैल्यू ऐड हो सके। सो पहले आप अपनी थोड़ी-सी ब्रीफ में जर्नी बताइए और फिर हम लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस वक्त आपने कंटेंट क्रिएशन या फाइनेंस के बारे में बोलना शुरू किया और लोगों को नॉलेज देना शुरू किया, उस वक्त तो जियो भी नहीं था, उस वक्त तो इंटरनेट भी बहुत महंगा था, उस वक्त तो कोई कंटेंट में आता भी नहीं था। तो ये मतलब कहाँ से भ्रम ज्ञान आपको मिला कि मुझे ये करना है? तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए हैं? श्योर। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। नहीं, मतलब किस शहर से आए हैं हमारे ओके, ओके। पास? मैं मलकापुर से आता हूँ, जो कि महाराष्ट्र के जलगाँव के नज़दीक है। अब मलकापुर की बात करें तो छोटा-सा गाँव है, 10th तक मैंने वहाँ से पढ़ाई की और 10th के बाद फिर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ज़्यादातर टियर 3 सिटीज़ की तरह, तो मैं मुंबई चला आया। तो मुंबई में मेरा एडमिशन हो गया था वीजेटीआई में, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है मुंबई का, माटुंगा में आता है, दादर में। हुआ ये कि मुझे पढ़ने की बहुत आदत थी कि जो भी आए, पढ़ते रहो। मतलब 2 ही शौक थे मेरे, एक क्रिकेट और एक पढ़ना। तो कोई नॉवेल आई रूम में, तो हमारा हॉस्टल क्या था कि काफ़ी बड़ा था और कोई ना कोई आता रहता था, कोई बुक किताब इधर रख दी, उधर रख दी, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग इट। तो आई स्टिल रिमेंबर मेरा जो रूम नंबर था वो D116 था। एंड इंटरनेट की बात करें तो कुछ ऐसा था कि मेरे पास जो छोटा फ़ोन था, मैं विंडो में उसको रखता था, तब जाके पेज लोड होता था और उसमें भी बहुत सोच-सोच के यूज़ करना पड़ता था, बिकॉज़ 1 जीबी का प्लान आपका बहुत महँगा था। हाँ, 1 जीबी पर मंथ। पर मंथ। तो ऐसे में फिर इंटरनेट वाज़ नॉट अ प्राइम ऑप्शन। हुआ क्या कि एक दिन मेरा एक दोस्त आ गया। मेरा एक रूम पार्टनर था अमित येवले और उसका एक मारवाड़ी दोस्त था। ही यूज्ड टू ब्रिंग इकोनॉमिक टाइम्स एवरी संडे और वो संडे वाला पूरा हफ्ता भर वो आराम से पढ़ता था, पढ़ के वहीं रख देता था। अब मुझे ये क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये पेपर का कलर ऐसा क्यों है? पीच कलर। हाँ, पीच कलर। तो वहाँ से फिर क्यूरियोसिटी जनरेट हुई। फिर मैंने देखा कि यार ये है तो पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया तो बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ में नहीं आई। डेट है, इंडेक्स फंड है, इंडिया इंक करके लिखते थे इंडियन बिज़नेसेस को वो। क्या मतलब है समझ में नहीं आता था।
तो मैंने वो सोचा कि अभी ये सीखे कहाँ से? तो अगेन इंटरनेट वाज़ लिमिटेड, तो नाम के लिए था। तो मैंने क्या किया कि मैंने जैसे पता किया कि कौन-कौन सी बुक्स है ऐसी, जो मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज देने में मदद करे। आज की डेट में क्या है ना कि यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ ढूँढ लीजिए या आपके कंटेंट सुन लीजिए तो लोगों को आइडिया हो जाती है। दैट टाइम कुछ था ही नहीं। मेरे कंटेंट आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद आपका कंटेंट देखता हूँ। तो वहीं से फिर मुझे पता चला कि 2 टू 3 बुक्स है पीटर लिंच की, लर्न टू अर्न, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और एक और था। और फिर मैंने मुंबई में वीटी आप सीएसटी से मुंबई में आप सीएसटी की ओर जाते हैं ना, जब सीएसटी से गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे किताब वाले बेचने के लिए वहाँ रहते हैं। तो मैंने कुछ किताबें वहाँ से ली, मैगजीन्स भी उनसे लेता था। मैगजीन क्या है कि नई मैगजीन लेना वो भी वेरी कॉस्टली। मनी टुडे नाम की बहुत बेहतरीन मैगजीन वहाँ आती थी। मैगज़ीन की ख़ासियत ये थी कि तुरंत नई लो उस महीने की तो ₹100 की, 1 महीना मैं लेट ले लेता तो ₹10 की मिलती थी। जी, जी। सो आई स्टार्टेड बाइंग बल्क में 6-6 महीने की पुरानी, उठा के लाओ, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। अब पढ़ने के बाद एक लेवल आ गई कि एक अंडरस्टैंडिंग तो आ गई मार्केट की। एंड देन शुरुआत के 1-2 साल अगर बताएँ फ्रैंकली तो कुछ पैसा नहीं बना मेरा। आई लॉस्ट मनी इन सुज़लॉन, आई लॉस्ट मनी इन लील इलेक्ट्रिकल्स एंड सम अदर इलेक्ट्रिकल कंपनीज़, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिक का बहुत पता है, तो लेट्स इन्वेस्ट इन पावर कंपनीज़ एंड इलेक्ट्रिक कंपनीज़ एंड दैट डिडन्ट वर्क आउट बिकॉज़ कौन से ईयर की बात आप बता रहे ये हैं? साल 2012-13 की बात है। ओके। सो करीब-करीब 10 साल पहले की। एंड थिंग्स डिडन्ट वर्क आउट द वे आई वांटेड एंड इन्हीं चीज़ों से फिर मैं सीखता चला गया। देन आई गॉट टू नो कि यार बिज़नेस में, धंधे में इन्वेस्ट करना है तो उनको पकड़ना चाहिए जिसमें ग्रोथ है। अगर ग्रोथ ही नहीं है तो प्राइस बढ़ना इज़ इम्पॉसिबल। तो वैसे करते-करते मैंने फिर फ़ोकस किया कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ढूँढने हैं, जिनमें वैल्यूएशन में थोड़ा डिस्काउंट हो, ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा हो। और ऐसे करते-करते एक नॉलेज आने के बाद फिर तब मैं पढ़ ही रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस नॉलेज को लोगों के साथ बाँटा जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि ऑल्दो मार्केट को पता है, अभी आज के डेट में मार्केट पेनिट्रेशन इसलिए बढ़ा है कि एक मेन रीज़न ये भी है कि जियो उसके पीछे बहुत है और जियो की वजह से हम जैसे क्रिएटर्स कुछ कर पाए, राइट? अदरवाइज़ जियो के बिना मतलब इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो जियो आने के बाद जब जैसे-जैसे पेनिट्रेशन बढ़ता चला गया तो फिर व्यूअरशिप आई, बट आई अपलोडेड बिफोर दैट और कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। बट क्या था कि कुछ दिन बाद 14,000 व्यूज़ आ गए मुझे। क्योंकि आप अपलोड कर रहे हो, जो उसको कंटेंट को कंज़्यूम करने वाले लोग हैं, वो तो जियो के बगैर कैसे देखें, और जियो था नहीं, येस, तो इंटरनेट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो कौन देखेगा? कौन देखेगा? दैट इज़ द प्रॉब्लम। तब तो ये था ना, जो घरों पे भी वो होता था वाई-फाई, दैट वाज़ आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। आज डेटा कॉस्ट हैज़ सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो डेटा कॉस्ट वाज़ वेरी हाई। वेरी हाई। 1 GB a month and 1 GB a day makes a difference. येस, येस आणि ₹128 कुछ मुझे याद है 1 जीबी का एंड इट वाज़ उस टाइम के ₹128 बहुत बड़ी यस। फिगर थी। फिर वीडियो डाले कुछ मतलब कुछ दिन तो कुछ व्यूज़ ही नहीं आए तो ध्यान ही नहीं था। 1 महीने बाद जब अचानक ध्यान आया तो 14,000 व्यूज़ आए। मैं बहुत खुश था बिकॉज़ 14,000 व्यूज़ उस हिसाब से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात थी। तो उसके ब नीचे कुछ कमेंट्स मैंने पढ़ी कि प्लीज़ कवर फंडामेंटल एनालिसिस, हमें बैलेंस शीट पढ़ना सिखाओ, हमें पी रेशियो सिखाओ, ये वो। फिर एक-एक वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन जो उस टाइम हमारे वीडियो एडिटर थे, सो ही वाज़ यूज्ड टू बी वेरी बिज़ी इन डिफरेंट थिंग्स, तो 6 महीने में एक ही वीडियो मैं डाल पाता था। लेकिन मार्च 2017 में हिम्मत करके मैंने थोड़े और 1-2 दोस्तों को बोला कि तुम भी एडिट करो। वो 3-4 वीडियोज़ डाली एंड देन कुछ 2-3 दिन में फिर बहुत ज़्यादा मतलब जियो आया और वीडियोज़ आई। वो एकदम क्लैश हो गया एंड दैट वे वी गॉट 36,000 न्यू सब्सक्राइबर इन जस्ट 2 डेज़। सो पहले 3 साल में 3,000 थे, अगले 2 दिन में 36,000। सो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई, फिर जैसे-जैसे लोगों ने बोला, रिक्वेस्ट की, वैसे-वैसे फिर वीडियो बनाते चले गए एंड कारवां बनता चला गया। तो आप जो स्टॉक एनालिसिस करते हैं या जो भी आप बताते हैं, नॉलेज देते हैं, तो वो मेनली फंडामेंटल होती है। तो थोड़ा-सा ऐसा बताइए कि अगर हमारे जो ऑडियंस है, मान लीजिए इन्हें कोई स्टॉक देखना है। अब एक तो ये हो गया, कभी निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो और शांति से बैठ जाओ। राइट, लेकिन उसमें ग्रोथ कम है, राइट। क्योंकि दे नेवर बिकम मल्टी बैगर्स, यस, क्योंकि उनका मार्केट कैप इतना ह्यूज हो चुका है कि वो आपको एफडी को तो बीट कर देंगे, बट दे विल नेवर बिकम मल्टी बैगर। और कोई इक्का दुक्का हो सकता है बन भी जाए, लेकिन वो मतलब वैसे नहीं बनेगा, शायद वैल्यू अनलॉक करके और कुछ उसका वो मिल जाए हमें। जैसे रिलायंस के साथ उसका एक नया शेयर मिल गया, जियो फाइनेंस।
तो उस तरह से कुछ वैल्यू अनलॉक हो जाए या कोई स्प्लिट हो जाए, डिवाइड हो जाए, कुछ नया कंपनी वो लोग इंट्रोड्यूस कर दें और सबको एक एक 1:1 का वो दे दें, तो वहां से वैल्यू अनलॉक हो जाए, वो एक बात समझ आती है। लेकिन अगर किसी को कोई छोटा शेयर, मझोला शेयर, मिड कैप, स्मॉल कैप या और माइक्रो कैप टाइप लेना है, तो क्या क्या पैरामीटर्स वो देखे जो फंडामेंटली वो समझ जाए कि हाँ, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। राइटली सेड बाय यू। लार्ज कैप में एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कि मल्टीबैगर मिलना बहुत मुश्किल है, और बहुत सारे जो मल्टीबैगर सॉरी लार्ज कैप के स्टॉक्स है भी, तो कई सारे तो एकदम लैगार्ड बन गए हैं कि देयर ग्रोथ इज लाइक क्लोज टू एफडी आ गई है। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में ढूंढनी है। अब यंग जनरेशन है तो वो रिस्क भी ले सकते हैं। तो मेरा अप्रोच जो रहा है, आई जनरली टारगेट मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में देखना देखना भी है तो निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 में मैं कुछ ट्राई करता हूँ, निफ्टी 50 से ज़्यादा। अब यहाँ पर मेरा जो अप्रोच है वो पहला सिंपल सा, मेरी एक चेकलिस्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ, एंड उसमें सबसे प्राइम फैक्टर जो मैं क्विकली कवर अप करता हूँ, पहला जो फैक्टर है कि मुझे वो कंपनी चाहिए नहीं जो बैंकरप्ट हो सकती है, और जिस पे कर्जा नहीं है या फिर कम है तो बैंकरप्ट होगी ही नहीं। सो आई जस्ट यूज दिस रूल कि जो भी प्रॉफिट है, आज का प्रॉफिट मान लो 500 करोड़ है, तो 3 साल का प्रॉफिट मैंने ले लिया, टोटल 1500 करोड़, तो आपका जो कर्जा है वो इससे कम ही होना चाहिए। सो अगर उससे कम नहीं है तो दैट बिकम प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि अगले 2-3 साल खराब हो गए तो रिपे करना मुश्किल हो जाएगा एंड चीज़ें। और ऐसा ही 2003 से 2008 के बीच यूनिटेक ले लो, या नोएडा के बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो फ्लैट्स डिलीवर नहीं कर पाई, बट दे टुक लोन किसी भी इंटरेस्ट रेट्स पर, बड़े बड़े लोन, दे वर वेरी बुलिश। लेकिन फिर 2008 आ गया, एक रिसेशन आ गया और बहुत सारी खत्म हो गई। अभी भी लोग यूनिटी की कुछ बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर धरना करते हैं कि हमें फ्लैट चाहिए, नहीं मिलेंगे। तो पहला तो मेरा क्राइटेरिया वो है कि मुझे ज़्यादा कर्जे वाले तो चाहिए ही नहीं, तो मैं उसको मतलब डेट कम से कम हो, और अगर है भी तो इतना हो कि जो उसका पीएटी है उससे वो हाँ इंटू 3 में हाँ करें, तो करेक्ट, उससे कम रहना यस चाहिए। यस यस। तो इक्विटी से कंपेयर करने को जो मैं प्रॉफिट से देखता हूँ कि जल्दी क्लियर हो जाए। सेकेंड फैक्टर में देखता हूँ कंपनी, सोलर एनर्जी, कैन वी कंसीडर दैट आल्सो? या सोलर एनर्जी, वहाँ पर भी स्काई इज द लिमिट राइट नाउ, लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग गुड। तो मतलब अभी 2-4 के आईपीओज भी आए एंड फंडामेंटल ऑल्सो दे आर डूइंग गुड। वैल्यूएशन का एक कंसर्न है जो मेरा आगे आने वाला पॉइंट आने वाला है। ग्रोथ के बाद फिर ग्रोथ हो गया, डेट हो गया, देन मैं एक चीज़ देखता हूँ जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, वो है सीएफओ। सीएफओ, सीएफओ। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये जो सीएफओ है, ये मतलब बहुत सारी मूवी में या फिर वेब सीरीज में आप देखते होंगे कि जब वो बातें चल रही होती है बिजनेसमैन लोगों की, या फिर गोविंदा बात कर रहा है तो कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ज़्यादा ज़्यादा बातें आती है, कैश फ्लो तो कभी नहीं आती। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसको मतलब कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो एक दो चीज़ें हैं जो उनको देखनी चाहिए, सीएफओ इज वन ऑफ देम। ये कहाँ पे देख सकते हैं डेटा? ये आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप स्क्रीनर यूज़ करते हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहली लाइन आती है सीएफओ की। अच्छा। हाँ, कैश फ्लो में पहली लाइन सीएफओ की आती है। अभी जो सीएफओ का इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, वो एक्रूअल बेसिस पर बनता है। यानी कि हमने मान लो ये जो बुल है, ये बुल बेचने की हमारी कंपनी है फॉर एग्जांपल, हम बुल बेच रहे हैं, तुरंत पैसा आएगा तो कैश बेस्ड माना जाएगा कि आज मैंने 100 बेचे, 100 के मान लो 10 लाख रुपए आ गए, तो मैंने लिख लिया प्रॉफिट एंड लॉस में, रेवेन्यू लिख लिया 10 लाख रुपए का, उस हिसाब से प्रॉफिट आ गया। इंडिया में जो सिस्टम चलता है या फिर दुनिया भर में मेजोरिटी जगह पर चीज़ें एक्रूअल है। बेचा, पैसे नहीं आए अभी तक, बट बेचा, एंट्री हो गई तो मैंने रेवेन्यू लिख लिया। अब वो रेवेन्यू लिख लिया, वो पैसा सही में कंपनी के पास आया कि नहीं आया। वो तो आता है 90 दिन बाद, 60 दिन बाद, क्योंकि यहाँ उधारी में चलता है धंधा। एग्जैक्टली उस मनी की भी तो कोई वैल्यू है ना फिर? हाँ, वो भी है। और सत्यम जैसी चीज़ों में तो नकली इनवॉइसेस, रेवेन्यू लिख लिया गया, प्रॉफिट लिख लिया गया, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन बन गया, लोगों ने बहुत बड़ी ग्रोथ देखी, उसके बेसिस पर इन्वेस्ट किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो कैश मैनिपुलेशन है दैट इज इजीली पॉसिबल, वेरी इजीली पॉसिबल। रिसेंटली मैं नाम नहीं लूंगा, एक आईपीओ की बात हो रही थी, एंड इन्होंने आईपीओ के टाइम बहुत प्रॉफिट बढ़ा लिया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा लिया। एवरीबडी वाज बुलिश, पीपल बॉट इट एट क्रेजी वैल्यूएशन पे, बट द थिंग इज दैट कंपनी वाज ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद सीएफ। तो वो जो कंपनी है उसका अगर मैं इनिशियल यूज़ करूँ तो हम कंपनी नहीं मेंशन कर सकते लेकिन इनिशियल यूज़ कर सकती हूँ?
that starts with M, I suppose. या Correct. सो तो अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि दे लुक एट कि रेवेन्यू बढ़ गया, बिकॉज हमें आदत लगी है। एवरीबडी राइट्स, आप इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ता रहो, मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर है, CNBC मेरा फेवरेट न्यूज़ चैनल है। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो दे मेनली टॉक अबाउट रेवेन्यू एंड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पर कैश में पैसा आया कि नहीं आया। तो दोस्तों अब आप लोगों को करना ये है कि कंपनी का नाम एम से शुरू होता है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रसाद भाई किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, और अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए, और हम भी जवाब देंगे आपको। कमेंट्स में हम जवाब देंगे और आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए बीप है। प्रसाद जी, ये आप बताइए कि मल्टीबैगर स्टॉक्स में आपकी चेकलिस्ट क्या है? जैसे आपने बताया 3 पॉइंट्स अभी तक बताए, तो 5 या 6 पॉइंट्स पे आप इसे शॉर्टलिस्ट करिए, फिर मैं IPO पे आऊँगी, क्योंकि आपने बीच में IPO Yes, का yes, ज़िक्र छेड़ा है। यस। तो CFO कितना होना तो चाहिए मैं ये तो दोस्तों के लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। पहला है हमने डेट, कर्जा, सबसे पहला डेट, दूसरा पॉइंट ग्रोथ, ग्रोथ, जो कि मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर होनी चाहिए। तीसरा है CFO, CFO, यानी कि कैश फ्लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो दोस्तों अब तक मैं भी इस चीज़ को नहीं देखता था, माइंदा मैं भी देखूंगा, और स्क्रीनर में ये कैश फ्लो में होता है। CFO में बस एक दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा कि CFO आप बैंक्स और NBFC का चेक नहीं कर सकते। देर इज़ अ बिग लॉजिकल रीज़न, तो अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो बट जो बैंक्स और NBFCs हैं उनको छोड़ के आप सभी के लिए अप्लाई करना है। और ये कितना होना चाहिए? तो आपके प्रॉफिट का प्लस माइनस 80% होना चाहिए। 100 करोड़ का प्रॉफिट है तो मतलब 80% के आसपास होना चाहिए प्रॉफिट के। प्रॉफिट 100 करोड़ का है तो 80 करोड़ का आपका CFO होना चाहिए। ठीक है, कई बार 75 करोड़ का हो गया तो ठीक है, लेकिन आपका प्रॉफिट 100 करोड़ है, आपका CFO है 10 करोड़ का, या फिर प्रॉफिट 100 करोड़ का है, आपका CFO निगेटिव में जा रहा है। यानी कि आपका सेल हुआ, प्रॉफिट हुआ 100 करोड़, लेकिन 80 करोड़ तो अभी बाजार से आना है। हाँ यही मतलब हुआ ना। हाँ, तो उतना कैश में आया है। 100 करोड़ का प्रॉफिट बताया तो कैश प्रॉफिट 80 करोड़ का है। अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है और आपका CFO 10 का है, तो हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस में 100 करोड़ का प्रॉफिट है, बट कैश प्रॉफिट 10 करोड़ का ही आया है। तो बहुत सारी कंपनीज जो स्ट्रगल 90 करोड़ अभी बाजार में उधारी है दोस्तों, वो आएगी नहीं आएगी पता नहीं। इसको इस तरीके से देखना है। यस यस यस। चलिए, तीसरा CFO हो गया। फोर्थ पॉइंट, सो फोर्थ पॉइंट मैं देखता हूँ कि प्रमोटर का स्किन इन द गेम। मतलब कई बार ये होता है कि मतलब मैंने रिसेंटली ये देखा है कि बहुत सारे प्रमोटर्स क्या करते हैं कि एक बार प्राइस ऊपर चली गई बहुत सारी, तो बहुत सारे लोग दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द कंपनी, तो खुद ही एग्जिट करने लगते हैं या कुछ ना कुछ तरीके से शेयर्स प्लेज रख देंगे बैंक के पास अपने। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो जो भी प्रमोटर है, सो दे शुड हैव स्किन इन द गेम। यानी कि आपका पॉडकास्ट है, यू शुड हैव स्किन इन द गेम, यू हैव स्किन इन द गेम। ठीक है, कि मैं खुद कर रहा हूँ और मुझे वॉट एवर आई एम डूइंग आई वॉन्ट टू डू इट बेटर, मुझे पर्सनल एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो वो स्किन इन द गेम होना चाहिए। तो इसीलिए जो प्रमोटर है उनकी शेयर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 30% तो भी होनी चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल जोमेटो की बात करो तो फाउंडर, अब कंपनी बड़े तौर पे दीपिंदर गोयल के नाम पर चलती है, बट ही हैज़ जस्ट 4% स्टेक इन द कंपनी। कल खुदा ना खासा कुछ हो गया, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, आई एम स्टार्टिंग माई ओन स्टार्टअप, तो बाकी 96 तो बाकी लोगों के पास है, कुछ पब्लिक शेयर होल्डर के पास है, बहुत सारी तो वेंचर कैपिटल के हाथ में है, बट दे आर नॉट द वंस हु आर रनिंग द कंपनी, इट इज़ दीपिंदर गोयल। तो कम स्टेक होता है तो वो रिस्क होती है कि फाउंडर या बंदा चला गया छोड़ के, तो यू आर इन द ट्रबल। सेकेंडली दीपेंद्र गोयल का इसका मतलब ये है कि 96% अगर बाहर है तो वो तो अपना सारा कैपिटल निकाल ही चुका, और प्रॉफिट जो लेना था वो निकाल चुका। हाँ दैट मीन्स ही हिज मनी इज आउट एंड ही सेफ। उसने तो अपनी कैपिटल जो वो थी शेयर होल्डिंग, वो एक हायर वैल्यूएशन पे बेच दी। कल को अगर बाजार गिर जाए, कुछ हो जाए, तो उसको तो कुछ फर्क ही नहीं फर्क पड़ता, नहीं उसका तो पड़ता। केवल 4% केक है। इतना परसेंट स्टेक होके हमें 30 to 40% to should be the 40% minimum। with the stake। मिनिमम। ठीक है। तो मोटा मोटी ये बेसिक हो गया एकदम। अब इसमें भी अगर मैं चाहूँ तो मैं उसमें भी मतलब और डिटेल में जा जाके, जैसे प्लेस शेयर्स कितने हैं आपके, उसके नंबर्स देख लिए। मैनेजमेंट एनालिसिस मैं करता हूँ, बिकॉज मैनेजमेंट एनालिसिस इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले मतलब इवन दो आई स्टार्टेड विद डेट नाउ, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट एनालिसिस दो चीज़ें बची अभी। इंडिया में क्या है ना कि आप एक तरह से देख लो कि कुछ टाइम में, रिसेंट टाइम में फ्रॉड करके भागने वालों की संख्या बढ़ गई है। कंपनी में ठीक है। फ्रॉड किया, करके भाग गए। बचे जो इन्वेस्टर्स हैं, नाउ दे आर स्ट्रगलिंग कि अभी कैसे करना है, एंड देन दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, पैसा डूब गया।
तो ये एक चीज़ है, मतलब आप एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि यूएस में एनरॉन करके कंपनी थी। येस बैंक फॉर दैट मैटर हाँ, येस बैंक फॉर दैट मैटर। या फिर मतलब वहाँ पे क्या हुआ था, जैसे येस बैंक में कुछ हुआ, ठीक है, तो आरबीआई के ध्यान में आया, आरबीआई ने एक्शन लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, लोगों का पैसा ₹300 से स्टॉक ₹20 तक गिरा था। पीपल लॉस्ट मनी। यूएस में क्या हुआ, एनरॉन में एक स्कैम हो गया, अकाउंटिंग फ्रॉड। एनरॉन का एक अकाउंटेंट था, ऑडिटर था, जिसका नाम था आर्थर एंडरसन। सो अगर गूगल पर जाके देखोगे कि व्हाट व्हाट आर्थर एंडरसन इज डूइंग, सो उसको खत्म कर दिया उसका गेम वहाँ के रेगुलेटर ने, कि आप अभी ऑडिटिंग नहीं कर सकते हो, आपने गलत काम किया। सो आप इंडिया में जितने फ्रॉड हुए, उन सारी कंपनीज के ऑडिटर लाइए, एंड यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल वन कि जिसको बोला गया कि भाई तुम, मतलब बड़े बड़े उसमें, मतलब आई नॉट नेम इट, बट बड़े बड़े हैं। आप सत्यम ले लो, सत्यम के थे, पीडब्ल्यूसी था, ठीक है, सो इट वॉज वेरी बिग। तो ऑफकोर्स अगर कोई अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहा है तो ऑडिटर कैसे फिर ऑडिट कर रहा है, वो भी तो सवाल आता है। तो इसलिए मतलब मेरा ये मानना है कि इवन दो सारी चीज़ें अच्छी हैं, मान लो मैंने 5-6 चीज़ें बताई, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट ही फ्रॉड है, मैनेजमेंट ही ढंग का है, तो फिर मतलब नहीं है चीज़ों का। तो इसीलिए फिर मैनेजमेंट एनालिसिस पर मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ, जहाँ पर मैं प्लेस शेयर्स की बातें करता हूँ। जो मैनेजमेंट है उसके नाम के सामने स्कैम, फ्रॉड नाम के शब्द में डालता हूँ, ताकि पता चले कि पास्ट में उन्होंने कुछ किया है क्या। सो क्योंकि जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर किसी का खराब है, तो हाई चांसेस कि आने वाले टाइम में भी दिक्कतें हो सकती है। तो उस तरह की चीज़ें फिर मैनेजमेंट एनालिसिस, वहाँ से 5 से 6 मेरी चेकलिस्ट है मैनेजमेंट एनालिसिस की, वो मैं करता हूँ। और उसके बाद फिर वैल्यूएशन पर आता हूँ लास्ट में, कि वेदर कंपनी इज़ हाईली ओवर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, या फिर सही अभी फेयर है, या फिर अंडर वैल्यूड है। तो पहली चॉइस मेरी अंडर वैल्यूड की तरफ जाती है, जिसमें 2 तरीके के मेनली यूज़ करता हूँ। एक डीसीएफ मेथड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और दूसरा है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो। तो ये 2 रेशोज़ चेक करके मैं कोशिश करता हूँ कि टू फाइंड आउट कंपनीज़ जो अंडर वैल्यूड हो। प्रसाद, कोई सी ऐसी 5 कंपनी जो आपने ली हो या आपने यूट्यूब पे बताई हो, जो कि 100x, 200x, 500x तक बढ़ी हो? इस तरह का कुछ आप बताओ कि मैंने ये डाला था और ये कंपनी देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। So every year on Diwali, मतलब this is not, I generally stay away from tips and tricks, बट मैं हर दिवाली ये बताता हूँ लोगों को कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, सो दैट कि उनको भी पता चले कि मैं जिनसे सीख रहा हूँ उन्होंने किस तरह के रिटर्न्स कमाए, क्या कमाए। तो इन लाइक 2-3 साल पहले की दिवाली में, 2 साल पहले की दिवाली में आई बॉट अराउंड 7 स्टॉक्स। उसमें कौन कौन सा, सी डी एस एल था, एंजल वन था, आई आर एफ सी था, एल टी एम माइंड ट्री था, हैप्पीएस्ट माइंड्स था, और फेडरल बैंक था। एंड ये 5, 6, 7 में से 3 बिकेम मल्टी बैगर। इसमें जो सबसे बड़ा जो रिटर्न्स मुझे मिले हैं वो आई आर एफ सी में मिले हैं। अब यहाँ पर मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि आई आर एफ सी इज़ द कंपनी, जो एक मोनोपोली कंपनी, इंडियन रेलवे को लोन चाहिए तो सिर्फ आई आर एफ सी लेनी पड़ती है। और आई आर एफ सी का मॉडल बहुत एसेट लाइट है, रिस्क ही मुझे कुछ लगा नहीं इसमें। डाउन साइड 26 लोग चलाते अशोक होटल में, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में अशोक होटल में 26 लोग काम करते। दे आर द वंस हु रन द कंपनी। कुछ खर्चा नहीं, आपका कैपेक्स लिमिटेड है। वो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हमेशा डील प्रॉफिटेबल ही हो। दे हैव अरेंजमेंट इन इंडियन रेलवेज इन सच अ वे दैट लीज मॉडल पे, लोन मॉडल पे। सो दैट कंपनी, उसका आईपीओ है 26 पे, और आईपीओ के बाद वो शेयर प्राइस 20 रुपये पे आई, 19 रुपये 80 पैसे के करीब चलेगी। वहाँ से मैंने बाय करना शुरू किया, एंड जब मैंने वीडियो बनाया था तो एट दैट टाइम शेयर प्राइस वाज अराउंड 19.80 रुपीज़। सो उस टाइम में अगर कुछ जो मैंने फंडामेंटल्स बताया उसके बताऊँ, तो एक एसेट लाइट मॉडल था, ग्रोथ अराउंड 20% की चल रही थी रेवेन्यू प्रॉफिट में, सारी चीज़ें काफ़ी सही थी। एंड एक और चीज़ जो मैं ध्यान रखता हूँ वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। 100 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है तो नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो कई सारी ऐसी कंपनी जिनका नेट प्रॉफिट 3-4% का होता है, और जब खराब टाइम पीरियड आता है सीधा लॉस में कन्वर्ट हो जाती है कंपनी। तो आई आर एफ सी में वो सारी चीज़ें मुझे मिली। सो वो एक हो गया कि 19 रुपीज़ से इट इज़ ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 170, जो मैंने लास्ट टाइम देखा। सो सेम इज़ द थिंग हैपेंड विद सी डी एस एल। सी डी एस एल का भी वही मैंने देखा कि एसेट लाइट मॉडल है, और इंडिया में कोई भी शेयर्स ले, मतलब आप लीजिए वो सी डी एस एल या एन एस डी एल, दोनों की डिओपोली चलती है। अगेन एसेट लाइट मॉडल था, खर्चा अपना कुछ नहीं, मार्केटिंग करेंगे तो ब्रोकर करेंगे, लेकिन पैसा कमाएंगे तो सी डी एस एल या एन एस डी एल कमाएगी। और जो पेनिट्रेशन बढ़ा है, जो हम लोग कंटेंट क्रिएट करो, तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी यही लोग हैं, सी डी एस एल है या फिर सम ब्रोकर्स है। तो सी डी एस एल में एक देखने मिला, देन देर वॉज एंजल वन, एंड तो इस तरह की चीज़ें, तो ये एक फाइनेंस एंगल से हुआ।
देन उसके बाद ई मुद्रा में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था विद द लॉजिक की साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड दे आर डूइंग गुड ऑन द साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड वाइड। तो वो भी आउटसोर्स और बाहर कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड करके वो कर रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इस साल मैंने अभी इस साल भी कुछ खरीदे बट दे हैव आई जस्ट बॉट इट दिस दिवाली। बट अगर मोटा मोटी बात करें तो ये कुछ थे शेयर्स। प्रशांत जी इस दिवाली जैसे कि अभी ये जस्ट अराउंड द कॉर्नर दिवाली अभी 2 हफ्ते पहले ही गई है। तो इस बार आपने जो स्टॉक खरीदे हैं वो बता पाएंगे? तो इस दिवाली जो मैंने खरीदा, अगेन नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन फॉर द व्यूअर्स बिकॉज कई सारे लोग सीधा ब्लाइंडली चले जाते हैं, आई डोंट रिकमेंड दैट। सो उसमें मैंने एक खरीदा है महाराष्ट्र स्कूटर्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स, अच्छा। उसके बाद जियो फाइनेंशियल एंड फेड फिना फेडरल फाइनेंशियल ऐसा कुछ फुल फॉर्म है, फेड फिना, फेड फिना। ओके। तो ये फेडरल बैंक की ही जुड़ी हुई कंपनी है और एनबीएफसी सेगमेंट में काम करती है एंड यू नो मतलब जो भी चीज़ें मतलब ग्रोथ वाइज बाकी चीज़ें वाइज दे आर डूइंग रियली रियली गुड। और मुझे वैल्यूएशन भी सही लगा, मतलब नॉट वेरी अंडर वैल्यूड बट वैल्यूएशन मुझे सही लगा। मुझे अंडर वैल्यूड फिलहाल अराउंड 217, मतलब मैं आई हैव बीन बाइंग जियो फाइनेंशियल सिंस 213, 217, 242 एंड 312 और 300। तो ये कुछ लेवल्स रही है मेरी जियो फाइनेंशियल की। व्हाई आई फाइंड जियो फाइनेंशियल नो नॉट स्टिल ओवर वैल्यूड इज लाइक कि जियो तो उसका तो पी जो है वो कितना हाँ बताते हैं? 128 का है अभी। सो 1,30,000 का मार्केट कैप वो है। तो एलसीड इन्वेस्टमेंट प्राइस बन गया है। तो और बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी इनके पास अच्छी खासी है। तो राइट नाउ दे हैव इन्वेस्टमेंट्स अराउंड 1,30,000 करोड़ और अभी तो मार्केट कैप बढ़ गया, कुछ 1,80,000 90,000 हो गया। तो अभी नेट नेट देखे तो उस टाइम तो 10-20 हज़ार करोड़ में ही मिली मुझे। अभी अगर नेट नेट देखे तो 60-70 हज़ार करोड़ का नेट मार्केट कैप उसका है। तो इट शुडंट तो बी मार्केट कैप और इन्वेस्टमेंट्स बराबर हैं ऑलमोस्ट। हाँ, नहीं और थोड़ी कम है इन्वेस्टमेंट्स बट या सो दैट इज़ द गैप जिसमें बिजनेस अगर शुरू करेगा तो वहाँ से कुछ आएगा। बट मुझे नहीं लगता कि आई मीन इट इज़ वर्थ 30-40,000 जो भी है रिलायंस जियो ब्रांड के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। आई थिंक इट इज़ वर्थ। और अभी 400 करोड़ का कुछ प्रॉफिट दे रहे, तो उस हिसाब से अगर उस वैल्यूएशन पे निकाले तो देन इट कुड बिकम अ गुड डील। एंड उसमें डेवलपमेंट्स अभी ऐसी है कि ऑफकोर्स चीज़ें थोड़ी स्लो है बट जो मैंने देखी कि अगेन आल्सो मतलब जो भी लोग हैं उन पर मैं जनरली बेट करता हूँ। तो यहाँ पर केवी कामत इज अ चेयरमैन जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को बनाया। सो ही मेड आईसीआईसीआई बैंक लिटरली नथिंग से नंबर वन फ्रॉम स्क्रैच टू क्रैश। यस। यस, तो ही इज नाउ मैनेजिंग द होल थिंग। ब्लैक रॉक से उनकी पार्टनरशिप हुई है और मैं म्यूचुअल फंड और ब्रोकिंग में उतना बुलिश नहीं हूँ बिकॉज एक लिमिटेड मार्केट है, कहीं ना कहीं हम लोग भी ये समझते हैं। बट जो एनबीएफसी वाला पार्ट है वो मुझे लगता है कि वहाँ से काफ़ी कुछ धंधा आएगा। सो दैट इज़ वेयर आई एम वेरी बुलिश। तो मतलब बट अगेन 1-2 साल तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ हो रहा है वहाँ पर। बट ये जो शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, इसकी वैल्यू भी बीच में नीचे-नीचे से बढ़ रही है। एकदम शुरुआत में वो 70,000 करोड़ के करीब थी, अभी 80,000 करोड़ के करीब हो गई। सो दैट इज़ सो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। बाकी अदर इन्वेस्टमेंट से उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो वो भी है कि जो गैप है अगर करंट बाइंग प्राइस से देखें तो धीरे-धीरे कवर हो रहा है। और ऐसे में कंपनी अचानक से बिज़नेस शुरू करती है, 1-2 भी अच्छे क्वार्टर देती है, तो दैट कुड बी अ गुड स्टार्ट। तो ये मेरा एक लॉजिक था उसके पीछे। आप जो ये स्टॉक्स लेते हैं, कितने टाइम में आपको एक अच्छी रिटर्न आ जाती है इनमें? सो जनरली मैं मेरा ऐसा है कि आई जनरली डोंट सेल देम अनलेस एंड अंटिल धंधे में कुछ गड़बड़ हुई हो। सो देयर आर फ्यू स्टॉक्स लाइक कि अगर मैं देखूँ एलटीआई माइंट्री हो, फेडरल बैंक हो, दे हैव गिवन लाइक 15-20 रिटर्न्स एनुअली। देयर हैव बीन सम लाइक आईआरएफसी वगैरह, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स है जो बहुत क्विकली रिटर्न्स दे जाते हैं, कुछ-कुछ बहुत टाइम लेते हैं। तो राइट नाउ मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि जियो की अगर मैं बात करूँ तो इट विल टेक सम टाइम। एटलीस्ट मुझे 2-3 साल तो बने ही रहना है, उसके बिना अगर मैं एग्ज़िट करूँगा तो वो फूलिशनेस हो जाएगा कि इतने साल वेट किया और तब बाद में बिज़नेस शुरू होगा। तो वो मुझे क्लैरिटी है कि 3-4 साल वहाँ पे रहना है। बट फॉर सम केसेज़ मैं कभी-कभार जल्दी भी एग्ज़िट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं एक पीएसयू बैंक का एनालिसिस कर रहा था। हमारे वीडियो एडिटर ने बताया कि ये स्टॉक है, इसका वैल्यूएशन बहुत कम है। तो मैंने देखा कि हाँ यार, इनका बिज़नेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन वैल्यूएशन तो मैच अप ही नहीं है कहीं पर। एंड आई बॉट इट। वैल्यूएशन मैच हो गया, मैंने सेल करके निकल गया। सो जैसे सिगार बट स्ट्रैटेजी से बेंजामिन ग्राम कहते हैं कि मतलब ₹100 की चीज़ है, आपको ₹40 में मिल रही है, तो 40 में खरीद के 100 के आस-पास उसे बेच दो। बट उसके लिए ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके वैल्यूएशन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो उस तरह के शॉर्ट टर्म अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको मिलती है, राइट? जैसे वी फॉर वन क्विक क्वेश्चन, हाउ यू आइडेंटिफाई योर वैल्यूएशन?
क्योंकि मेरी ऑडियंस बार-बार कहेगी कि प्रसाद जी वैल्यूएशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन निकाले कैसे? पता कैसे करें कि किसकी वैल्यूएशन फेयर है, एक्सपेंसिव है, लो है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये कैसे पता लगेगा? तो अभी प्रैक्टिस से ये हो गया है कि मैं 2 तरीके जनरली यूज़ करता हूँ। जो पहला तरीका है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसका नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब उसके लिए क्या है ना कि प्रैक्टिस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी चीज़ों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि थोड़ा बहुत क्विकली 5-10 मिनट में आई कैलकुलेट द फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑफ अ कंपनी और उसके बेसिस पर डीसीएफ वैल्यूएशन निकालता हूँ। प्रसाद जी हमें तो जो बिल्कुल ईज़ी आपने पॉइंट टॉपिक 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 यस, बताए, यस। हाँ, इसका हम कोई स्क्रीनर बना सकते हैं या आपने कोई बना रखा है? बना रखा है। तो आप क्या वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर यस, सकते यस। हैं? श्योर, आई विल शेयर। तो दोस्तों, पॉडकास्ट पूरा देखिए और डिस्क्रिप्शन में मैं स्कैनर डालूँगा। आप उस स्कैनर पर जाइए, प्रेस करिए और लिस्ट आ जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि वो सारे शेयर खरीद लेने हैं। यस, यस। दिस उससे इज़ वेरी नीडेड। रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको लगता है प्रसाद जी से कोई सवाल है, तो कमेंट में लिखिए। मैं प्रसाद जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और हमारे कमेंट्स के जवाब दें। और अगर आपने इस पॉडकास्ट को बहुत अच्छा लाइक्स और सब्सक्राइब करके और बहुत अच्छे से वेलकम किया और इस पे मुझे बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला, तो मैं प्रसाद जी को पार्ट 2 के लिए भी बुलाऊँगा। जहाँ हम इनसे बिल्कुल खोद-खोद के पूछ लेंगे कि भाई आज तो बता के ही जाओ कि कैसे मल्टीबैगर निकालना है, और हम वो पॉडकास्ट स्क्रीन पे करेंगे जहाँ हम हर चीज़ स्क्रीनर से कहेंगे, दिखाओ और बताओ। एब्सोल्युटली। अभी वैल्यूएशन आपने कहा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो डीसीएफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं, है। अभी हम फिर जंप कर रहे हैं। पहला स्टॉक आपने बताया कि आपने लिया जियो महाराष्ट्र स्कूटर्स, महाराष्ट्र स्कूटर, दूसरे पे जियो फाइनेंस, तीसरा फ्रेड फिन। फेड फिना, चौथा, पांचवा, छठा भी बताओ। सो चौथे में आई हैव बीन बाइंग जो एक्जिस्टिंग शेयर्स है, उसको मैं फिर से बाय कर रहा हूँ एंड देयर आर 2 बैंक्स जिस पर मेरा अभी मैंने बोला कि रिसर्च चल रहा है। उसमें से एक है डीसीबी बैंक एंड अनदर इज़ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोनों में अभी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कि एग्ज़ैक्टली इसमें से दोनों में से लेना है या नहीं भी लेना है। वहाँ पर मैं एग्ज़ैक्ट कंक्लूजन तक नहीं नहीं पहुँचा हूँ। इसमें जो महाराष्ट्र स्कूटर है वो मैंने हम उसके हिसाब से मैंने एक और कंपनी नालवा सन्स करके एक और है, नालवा सन्स। नालवा सन्स। यस, सो दैट इज़ अनदर कंपनी। एक पर्ल फार्मिंग अप्रोच जिसे हम कहते हैं, दीज़ आर होल्डिंग कंपनीज़। तो कई बार क्या होता है ना कि इन ये महाराष्ट्र स्कूटर भी तो होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि होल्डिंग अपना होल्डिंग स्कूटर तो बनाते ही नहीं नहीं, है। नहीं, इनका तो विजय सुपर के नाम से स्कूटर आता था, यस, बहुत यस, पहले यस, बंद हो गया वो यस, तो। यस, 30 साल पहले ही बंद हो गया है। इसकी में काफ़ी केस स्टडी आ रही थी बीच में महाराष्ट्र स्कूटर्स की। तो अ, आपने सही पहचाना, सो दे डोंट मेक स्कूटर्स एनीमोर, सो इट इज़ मोर और लेस लाइक होल्डिंग कंपनी ऑफ बजाज। वहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिला, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पर चलते हैं। तो ये कुछ इस साल मैं अभी खरीद रहा हूँ एंड एंजल वन जो है बीच में 2100 के करीब चला गया था और फिर से अगर आता है उस लेवल पे तो देन आई विल प्रेफर टू बाय राइट, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 20 नवंबर को जो रूल्स में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसके बाद कुछ ब्रोकर्स थोड़े से करेक्ट हो सकते हैं, तो उस दौरान आई ट्राई टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज एंड एक दो कंपनी थी जिसके बारे में और मेरी रिसर्च चल रही है। वन ऑफ देम इज मोतीलाल ओसवाल वेल्थ। तो उसमें वेल्थ मैनेजमेंट में उनका काफ़ी क्रेजी बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ पर एक थोड़ा फोकस चल रहा है। और एक आपका इनकम्प्लीट सवाल मेरा था वैल्यूएशन का, तो उसमें एक पीजी रेशो में यूज़ करता हूँ। यानी नॉर्मल पी रेशो आपको उतनी आइडिया नहीं देता है वैल्यूएशन के बारे में, तो आई जस्ट कंपेयर द पी रेशो विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मतलब पी रेशो 100 है, लोग बोलते हैं महंगा है, लेकिन अगर पी रेशो 100 है और कंपनी भी 100% से बढ़ रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार होता क्या है कि पी मांग रही कंपनी 100 का, कंपनी बढ़ रही है 15% से, तो वो फिर अनजस्टिफाइबल हो जाता है। मतलब पी और टीईजी जो है वो आसपास ही होने चाहिए। या ग्रोथ और पी आसपास होने चाहिए, दैट इज ओनली कंडीशन। जैसे अभी जूडियो की पेरेंट कंपनी है ट्रेंट, इट इज ट्रेडिंग एट वेरी वेरी हाई वैल्यूएशन। तो एक जमाने में डीमार्ट अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था, एशियन पेंट अच्छी ग्रोथ दिखा रहे थे, कोटक महिंद्रा बैंक, बट कई बार होता क्या है कि इनकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाती है, पी बहुत बढ़ जाता है, ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। सो रिसेंट टाइम में ये हो रहा है कि डीमार्ट का एग्जाम्पल ले तो जैसे टाइम करेक्शन भी हो रहा है इनमें तो। यस, यस, कोटक बैंक पिछले 4 साल से वहीं खड़ा है, कोविड के बाद से उतना नहीं भाग यस, रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में टाइम करेक्शन हो रहा है दोस्तों। तीसरा भी आपने बताया कौन-सा स्टॉक था? एशियन पेंट, एशियन पेंट। एशियन पेंट की हिस्ट्री है कि हर 5 साल में वो अपना डबल कर यस, देता है, यस, यस, लेकिन इस बार वो 4 साल में अभी तक नहीं कहीं भाग रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ टाइम करेक्शन यस, यस। व्हिच इज़ बीइंग हैविंग।
तो कंसोलिडेट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक खराब है, आगे चल के हो सकता है, यस। लेकिन हो सकता है 5-6 साल कंसोलिडेट करने के बाद एकदम से भाग जाए 20-30%, तो यस, वो हो यस। सकता है। तो ये एक चीज़ है मतलब वैल्यूएशन में कि कई बार होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग हर्ड मेंटालिटी लेकर चलते हैं कि इसने बाय किया, दोस्त ने बाय किया, तो कुछ भी वैल्यूएशन पे भी खरीद लिया, तो लोगों को लगता है कि ये तो अभी बढ़ ही रहा है। जनरली अपनी पीपल स्टडी ज़रूर करें। यस, यस। तो वैल्यूएशन ज़रूर चेक करें, ये नहीं कि सब दुनिया अब कई बार होता क्या है कि 50 का पी वाला स्टॉक भी कई बार डबल हो जाता है, 100 का हो जाता है। बंदे को क्या लगता है अभी 100 का 200 होगा। लेकिन फिर 100 का होने के बाद अगर ग्रोथ उतनी नहीं है, तो सूनर और लेटर उस प्राइस को तो करेक्ट होना ही होना है। चलिए प्रसाद जी, एक बहुत क्विक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपको बुलाया भी हमने ऐसे टाइम पर है, 20 नवंबर को देयर इज़ अ मेजर ट्रांजिशनल चेंज इन द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। यस। 20 तारीख से बहुत कुछ बदलने वाला है एंड वी आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आज 18 ही है। तो दोस्तों, ये 20 तारीख को क्या-क्या होने वाला है, उससे क्या-क्या हो सकता है और हमें क्या-क्या सावधानी लेनी चाहिए। बट ये टेलीकास्ट 20 के बाद ही होएगा, लाइव जो होगा ये। तो आप हमें बताइए कि अगर हम मान लो 30 तारीख के आसपास भी ये लाइव जाता है, तो क्या-क्या हम लोगों को मतलब सावधानी। कॉशंस लेने चाहिए, या किस तरह का मार्केट में ट्रांजिशन आएगा, किस तरीके से मार्केट का बदलाव जो आ रहा है ये कैसे एक्सेप्ट होएगा। वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी तो बंद हो ही बंद हो गया गया। है, तो अब जो लोग वीकली करते थे वो वाला पूरा जो वॉल्यूम है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है। क्या निफ्टी अब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी? क्या निफ्टी में उतना प्रीमियम आ जाएगा जितना बैंक निफ्टी में होता था? तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा-सा खुलासा करिए, ताकि ऑडियंस ये समझ पाए कि अब आगे क्या करना है। एब्सोल्यूट। और इसमें एक क्वेश्चन दीपक मैं ऐड करूँगी कि अभी मार्केट टुवर्ड्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड का भी इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ पर या नहीं आएगा, या कितना ये और डाउन जा सकती है मार्केट? मतलब आप ये समझ लो हमने 10 क्वेश्चन आपसे एक साथ ही एक साथ पूछे, अब आप सबका जवाब देते जाओ। देखिए अभी कैसा है ना कि हम सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले जो बेटिंग ऐप्स थे, उनमें जो आप फीस पे कर रहे हो उस पर भी जीएसटी शुरू हो गया। जी। तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि अभी यहाँ पर लोग नहीं करेंगे, ये बहुत महँगा पड़ेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। आज भी आईपीएल देखेंगे तो 10 प्रमोशन उनके आते हैं बिकॉज़ बिज़नेस इज़ डूइंग गुड स्टिल गुड। हुआ क्या कि बहुत सारे लोग जिनको नहीं लग रहा था कि चलो ये मतलब उनके लिए शायद फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो लोग दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स अदर ऐप्स जो मतलब रेगुलेशन के अंदर ही नहीं आते हैं। वो जीएसटी नहीं ले रहे आपसे, बट रेगुलेशन के अंदर ही नहीं आ रहे। फिर अचानक से एक दिन न्यूज़ आती है कि दुबई में एक बंदा मतलब छत्तीसगढ़ के 2 बंदे जाते हैं, दुबई में एक बंदा शादी करता है, 300 करोड़ का स्पेंड है, घर वालों को नागपुर से दुबई फ्लाइट से बुलाता है, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, 1500 करोड़ रुपए खर्च करता है। खर्च करता है एंड देन ईडी को उसके बाद मतलब बाकी रियलाइज़ होता है। रियलाइज़ होता है कि यार ये पैसा कहाँ से आया इसके पास। देन दे स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन और फिर पता चलता है कि इसने वो बेटिंग ऐप बनाया, उसको कई सारे लोगों से प्रमोट किया, देन उससे जुड़ा हवाला का जो पैसा था। तो अब ये जो चीज़ें हुई व्हाट ये क्यों लगता है आपको क्यों हुई? बिकॉज़ जहाँ पर आपने लोगों को रोक दिया कि ठीक है यू नीड टू पे दिस, तो वहाँ पर कई सारी डमी फिगर्स आ जाती हैं। लोग कहीं न कहीं ढूँढ लेते रास्ता बिकॉज़ उनको करना है। आप या तो उनको अवेयरनेस दो, एजुकेशन दो, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी चीज़ जैसे अभी कई बार होता है कि कोई मतलब कोई छोटे से गाँव होता है, वहाँ पे दारूबंदी की जाती है, तो लोग दूसरे गाँव में जाके दारू पी के आते हैं। इट हैपेंस छोटी-छोटी सिटी में, सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो अभी जैसे वीकली बैंक निफ्टी बंद किया जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये कहीं न कहीं शिफ्ट होंगे। जो बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है? तो मतलब देखिए जिनका बड़ा-बड़ा कैपिटल है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्म्स आए हैं, छोटे लोगों के लिए थोड़े ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। तो कहीं न कहीं इधर दे विल ट्राई कि चलो मैं थोड़ा कैपिटल बढ़ाऊँ अपना, या फिर देयर आर चांसेस कि ये लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, मतलब आई होप आप समझ रहे हो कि गलत ट्रैक मतलब स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ है। तो और रिसेंटली हमने एक डेटा देखा तो की संख्या इंडिया में बहुत बढ़ रही है। तो बहुत सारे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सेबी ने सिम्युलेटर ऐप्स बंद कर दिए। मतलब सेबी ने एक्सचेंजेस को बताया कि ब्रोकर्स के अलावा डेटा ही नहीं देना है किसी को। तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस के लिए ऐप आए थे, हमारा भी चल रहा था। सेबी ने बोला डेटा ही नहीं देना है, बीएसई ने बोला डेटा नहीं मिलेगा। हमने बोला क्यों? तो उसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि ये जो डेटा है, ये डब्बा ट्रेडर्स यूज़ कर देगा एक बार अपने ऐप्स में। इन्होंने अब ऑफलाइन वाला गेम तो इनका चल रहा है, इन्होंने ऑनलाइन लाया सिम्युलेटर में। तो
ये जो चीज़ें हुई है, सो आई थिंक कहीं न कहीं मतलब मतलब जो सेबी है, बाकी चीज़ें हैं, तो एक चीज़ उनको देखनी चाहिए कि आप जो भी ला रहे हैं ये चीज़ें, उसके साथ-साथ लोगों को एजुकेट करना भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ बिकॉज़ ओवर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ़ रूल्स लाने से, रेगुलेशन होने से चीज़ें नहीं बदली। इनफैक्ट वो होता है ना कि अगर लड़कों को बताया जाए कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो ज़्यादा करते हैं। ये किताब इस पे पाबंदी आने वाली है, उसकी सेल ज़्यादा होगी। और ये साइकोलॉजी है, रिवर्स साइकोलॉजी है, ये चलता है, मतलब हम माने या ना माने, चीज़ें इसी तरह से चलती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ज़्यादा एजुकेशन पर, लोगों को अवेयर करने पर फोकस अगर किया जाए, तो बेटर होगा। क्योंकि रिसेंटली देखिए, मैं फ्यूचर ऑप्शन का एक डेटा पढ़ रहा था, और डेटा तो सबको पता है कि 9% लोग ही पैसा कमाते हैं। उसमें हमने और डिटेल में किया कि ब्रोकरेज चार्जेस हटाने के बाद 1 लाख रुपए से ज़्यादा कितने परसेंट कमाते हैं? आपको क्या लगता है? ब्रोकरेज और सारे चार्जेस निकालने के बाद 1 लाख 3 से 4%। 1%। 1%, सिर्फ 1% लोग कमा रहे हैं। तो अभी एफ एंड ओ तो ज़ीरो सम गेम है, तो बाकी 99% पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये सारा अल्गो ट्रेडर्स के पास, और भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। तो प्रसाद जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बता रहे हैं कि इतने लोग लॉसेस में हैं। अभी उन्होंने जो 20 नवंबर को जो नॉर्म्स चेंज होंगे, उससे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो तो आउट ही हो गया मार्केट से मोर और लेस। राइट। भाई बड़ा पैसे वाला आया, तो अल्टीमेटली द मार्केट इज लूजिंग द मेन पीपल जो आके ट्रेड करते हैं। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि वो चार्जेस कम करे जाए, या अच्छा उनके बेनिफिट के लिए कुछ किया जाए बजाय इसके कि लोग यहाँ से मूव ऑन कर जाएं? अ, मुझे लगता है कि ब्रोकर्स आर ऑल्सो, आई मीन हमसे ज़्यादा वरी ब्रोकर्स करें, बिकॉज़ उनका पूरा बिज़नेस मॉडल इस पे डिपेंड है। तो कई सारे ब्रोकर्स ने डिलीवरीज़ पर पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया। देयर आर मेनी ऑफ देम एंड दे आर ऑल्सो राइट नाउ। अभी ज़ीरोधा के आज सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो नितिन कामत, ज़ीरोधा के फाउंडर, उन्होंने ये कहा कि हमें लगता है कि 30 टू 50% का इम्पैक्ट हो सकता है हमारी। तो मार्केट तो फिर और भी गिर सकती है जैसे तो अभी हो रही है। हाँ, तो उससे प्रॉब्लम तो आ सकती है, बट हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इस तरह की जो चीज़ें, जो रूल्स से चीज़ें बदलने वाली चीज़ें हैं ना, उसका इम्पैक्ट जनरली शॉर्ट टर्म रहता है। क्योंकि लोग, वो तो आदत बन गई है लोगों की कि आप जितना मर्ज़ी उनको डेटा, आपको एजुकेट ही करना पड़ेगा उनको प्रॉपर। नहीं तो फिर क्या है कि शॉर्ट टर्म में वो कुछ और ऑप्शंस ढूँढेंगे, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लेंगे। बिकॉज़ मार्केट फोर्सेस उस तरह से वर्क करते हैं कि किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ से नहीं तो कहाँ पर गैप है, ग्रे एरिया कौन-सा है, वो ग्रे एरिया को टैप करना शुरू करेंगे। सो दैट इज़ हैपनिंग। आई मीन आप देखिए, नॉट जस्ट एफ एंड ओ, आप किस चीज़ को रोकेंगे? ऐसे में आईपीओ क्रेज़ी तरह से आ रहे हैं, लोग पैसा डाल रहे हैं, सारे के सारे ओवर सब्सक्राइब। बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं, क्रेज़ी वैल्यूएशन पे आ रहे हैं, स्टिल पीपल आर बाइंग। तो एक क्लियर इंडिकेशन तो है कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिटर्न्स बिकॉज़ इन्फ्लेशन इज़ सो हाई। एक मतलब रिसेंट केस स्टडी है कि मिडल क्लास इज़ स्ट्रगलिंग। नेस्ले के सीईओ का ये स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मतलब कंज्यूमर डिमांड कम है। आप एचयूएल ले लीजिए, नेस्ले ले लीजिए, सब डाउन चल रहे हैं रिसेंट टाइम में। एंड द वन रीज़न बिहाइंड इट कि इन्फ्लेशन को फाइट करना इज़ बिकमिंग वेरी, वेरी टफ। तो उसके लिए लोग फिगर आउट करें कि मुझे एफडी में नहीं रखना है। तो इंटरेस्ट रेट्स जो है अभी जैसे दिसंबर में जो ये आरबीआई की जो फेड मीट है, उसमें जब तक कम नहीं होंगे तब तक क्या मार्केट में ऐसे ही रिसेशन चलता रहेगा? रिसेशन नहीं, आई मीन टू से द डाउनफॉल। तो अभी रिसेंट का जो मैं डाउनफॉल देख रहा हूँ, तो अभी हमने अक्टूबर का डेटा देखा, एंड वेरी शॉकिंगली बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि एफआईआई तो कितने सालों से हमारे यहाँ पे, कभी आ रहे पैसा डाल रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं। लेकिन लगभग 1,20,000 करोड़ का पैसा, जितना पैसा इन्होंने पिछले महीने निकाला है, हिस्ट्री में अब तक नहीं निकाला है। जितना सिर्फ नेट इतना पैसा वो निकाल के चले गए। तो अब ये मार्केट फॉल के पीछे एक तो एफआईआई का फोर्स है, और क्योंकि इलेक्शन भी था, और बाकी चीज़ें भी रीज़न बता रहे हैं कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी 7 तारीख को। बट एक प्राइम रीज़न ये भी है कि चाइना ने बहुत बड़ा स्टिमुलस लॉन्च किया है उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और वो कोविड से भी ज़्यादा बड़ा है। सो लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर गोइंग देयर कि चाइना में कुछ फिगर आउट करते हैं। और एक प्रॉब्लम ये है कि पिछले 4 से 5 महीने में अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे, अप्रैल से लेकर सितंबर क्वार्टर के, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं। तो वैल्यूएशन तो ऑलरेडी इन्होंने ले ली। 1.5-2 साल से हम अच्छे खासे बूम में चल रहे हैं। वैल्यूएशन हर कोई माँग रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं सेंसेक्स या निफ्टी की बात करूँ, तो इनका वैल्यूएशन ठीक है, थोड़ा-सा ही ज़्यादा बढ़ा है। मिड कैप का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मिड कैप का वैल्यूएशन बहुत क्रेज़ीली बढ़ा है, और अभी जब बिज़नेसेस परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद ये दोनों तीनों चीज़ें एक साथ हो गई कि एफआईआई भी जा रहे हैं अचानक, यूएस के इलेक्शंस भी आ गए, परफॉर्मेंस भी आपकी, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अक्टूबर में आते हैं अच्छी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, उन्होंने भी फ्लैट परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। तो उसकी वजह से ये सारा माहौल ही ऐसा बना है। तो इसीलिए पीयूष गोयल का
कल मैं CNBC के 25 साल हो गए, तो वहाँ पर वो आए थे। तो उन्होंने एक अच्छी बात ये कही है कि इट इज़ वेरी क्लियर फॉर द मिनिस्टर्स एज़ वेल राइट नाउ कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रगल शुरू हो गई है। तो इससे अगर राहत पानी है, तो आरबीआई मस्ट रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स, ये उनका स्टेटमेंट है। क्योंकि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक लेवल पर बढ़ा के रखा है, लेकिन जब तक वो कम करेंगे नहीं, तब तक लोग लोन नहीं लेंगे ज़्यादा, तब तक मार्केट में पैसा नहीं बहेगा। सो दैट दे नीड टू डू। यूएस ने तो शुरू कर दिया इंटरेस्ट रेट्स कम करना, वो तो बट डोनाल्ड ट्रम्प आया तो वो मेन ही वांट्स दैट टू कट द इंटरेस्ट रेट। दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इसका क्या मतलब होता है? यानी कि अभी आपको एफडी में 5 मिल रहा था, अब 4.5 मिलने लगेगा अगर आधा % इंटरेस्ट रेट कट होता है। तो इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे आपको 4.5% मिल रहा है, तो आपको जो बैंक लोन अभी 9% पे मिल रहा था वो भी 8% पे मिलने लगेगा। तो इंटरेस्ट रेट कट का मतलब होता है ओवरऑल अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स इंटरेस्ट में कट आता है। तो होगा क्या कि आप जो पैसा अभी एफडी में डाल रहे हैं वो एफडी में डाल के किसी बिजनेस में डालोगे या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालोगे जहां आपको लगेगा कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, या मुझे धंधे में पैसा डालना है या स्टॉक मार्केट 50,000, लेकिन मेरी बाइंग पावर बढ़ गई 20 लाख से, तो वो पैसा फिर सिस्टम में आएगा। तो इट इज़ अ वे ऑफ इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, जिसमें कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो देखा गया है कि मार्केट ऊपर जाते हैं। एब्सोल्युटली। So do you expecting this in December? तो अभी क्या है ना अभी कि फेड ने तो करे भी हैं इंटरेस्ट रेट कट। यस, और लेकिन अभी मंथ ऑन मंथ देखें ना, तो इन्फ्लेशन धीरे-धीरे फिर से बढ़ने लगा है। तो आरबीआई इज़ ऑल्सो बिग डायलेमा कि हमारी तरफ से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो भी सही है, जायज़ है। लेकिन उनके साइड से देखें तो अक्टूबर मंथ में इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ गई। अगर अच्छा दोस्तों एक चीज और बता दूं, इन्फ्लेशन अगर 7% हो जाए तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं आ सकता, क्योंकि एफडी का जो ब्याज होता है वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही चाहिए। एफडी का ब्याज क्यों दिया जाता है आपको कि आज जो चीज 100 की है अगले साल गवर्नमेंट मान के चलती है कि 7% इन्फ्लेशन है, तो ये 107 की हो जाएगी। तो आपका पैसा भी 107 का हो जाए ताकि आपको एक वो मिलता रहे कि मेरे 100 रुपए की वैल्यू तो 100 ही रही, लेकिन मैंने 107 की चीज़ खरीद ली क्योंकि वो 7 रुपए वहाँ ब्याज अकुमुलेट हो गया। तो इसको बोलते हैं जितना इन्फ्लेशन होता है उतना एफडी का रेट चलता है। अब ऐसा ना हो कि एफडी तो 4% पे और इन्फ्लेशन 7% पे है, तो दिस विल क्रिएट अ मिसमैच इन इकोनॉमी, तो ये भी खतरनाक है। तो आरबीआई अभी फिलहाल तो डायलेमा में है कि करे क्या? बिकॉज़ उस साइड से इन्फ्लेशन सोचने नहीं दे रहा है। इस साइड से अगर देखें तो मतलब क कंज़्यूमर डिमांड जो है चीज़ों के लिए, जो लिक्विडिटी है मार्केट में, जो पैसा फ्लो हो रहा है, उसे भी कहीं न कहीं बढ़ाना है। तो इट इज़ वेरी टफ टू से, बट मुझे लगता है कि और अभी अगर नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऑलरेडी लिक्विडिटी सरप्लस है, तभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एग्जैक्टली भाई पैसा है ना लोगों के पास खरीदने के तो लिए। ऑलरेडी कहने का मतलब है दोस्तों, देयर इज सम इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी। यस, यस। थोड़ा वेट करेंगे तो शायद फिर बेटर हो। तो अभी तुरंत तो कुछ आना तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है, बट अगर 5-6 महीने देखें तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएँगे, होना शुरू भी हो जाएँगे। मतलब यूएस ने तो अच्छे खासे लेवल पर करना शुरू कर दिया है, एंड दे आर स्टिल वेरी बुलिश कि हम और ज़्यादा करेंगे, ताकि इकोनॉमी में और लेकिन प्रसन्न वहाँ पे इसका इंटरेस्ट का इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता कि उनके पास तो जब कमी होती है हाँ, वो नोट छाप लेते। नोट छाप देते। भाई वो तो इतना, जितना अभी मतलब ये क्रिप्टो में उनका पैसा फ्लो हो गया है उससे ज्यादा तो नोट छाप जो दिए। हमारे यहाँ तो नोट छपे हुए बेकार हो जाते हैं। और हमारे तो छपे हुए बेकार हो गए। वैसे सही बात है। प्रसाद जी जैसे आजकल हम देखते हैं रोज एक नया आईपीओ आ रहा है। जब खोलो इंस्टाग्राम कोई ना कोई एक नया आईपीओ फ्लैश हो जाता है कि ये आने वाला है या सोशल मीडिया पे आने वाला है। तो हम लोग जो ये आईपीओ ट्रैप चल रहा है आजकल उससे कैसे बचा जाए और कौन सा आईपीओ वैल्यूएबल है जो कि हमारे ऑडियंस को एक वैल्यू ऐड करके देगा उसके बारे में बताइए। लेकिन आप बहुत सिंपल फॉर्म में एक चेकलिस्ट के फॉर्म में बताइए कि भाई 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर ये 4 पॉइंट्स उस आईपीओ में वर्क करते हैं तो ही हम उसमें इन्वेस्ट करें, नहीं तो नहीं करें। क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो जो कंपनी जिसका नाम हमने लिया था एम से, वो आपने शायद उस टाइम भी मेंशन करी थी कि ये जो है ये कंपनी आईपीओ के हिसाब से ठीक नहीं है। अब ये एक एच आईपीओ भी आया है, हुँ, इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ हुँ, बता रहे हैं उसे। उसमें भी वैल्यूएशन जो है बहुत हाई है। राइट। तो क्या उसका भविष्य है? और एक हमारा पी से भी आईपीओ था जो कि 2100 पे आया था, वो 300 रुपए आ गया बेचारा। राइट। तो उसका क्या भविष्य है वो भी बताओ। हाँ, मतलब ल ऑडियंस को वैल्यू दीजिए कि वो सही डायरेक्शन में आईपीओ राइट। में इन्वेस्ट करें। अब देखिए कई सारी कंपनी जो होती है, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो
कई सारे मतलब वॉरेन बफेट है, बाकी सारे लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम आईपीओ में कभी इन्वेस्ट नहीं करते। उनका लॉजिक ये है कि देखो वैल्यूएशन कौन डिसाइड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकर डिसाइड करे कंपनी के साथ बैठ के, तो दे विल नेवर वांट कि हमारा आईपीओ सस्ते में जाए। ओनली 2 ग्रुप्स आर इन इंडिया जो इन्वेस्टर के लिए डिस्काउंट देते हैं, पहला है टाटा, दूसरा है एचडीएफसी। ऑलवेज कोई भी उनका आईपीओ आने दो, इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ रखेंगे। तो अगर मैं चेकलिस्ट की बात करूँ तो सबसे पहले एक तो ये होना चाहिए कि अचानक से अगर आईपीओ से पहले अगर आप अचानक प्रॉफिटेबल हो रहे हो और अचानक से आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो दैट इज़ वन रेड फ्लैग। बिकॉज कई बार मेजोरिटी टाइम ऐसा पाया गया है कि आईपीओ के बाद फिर चीज़ें बैक टू पवेलियन आ जाती है। सो दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ कि आपको ऑफ कोर्स वैल्यूएशन देखना चाहिए, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, अगर आप लिस्टिंग गेन की बात कर रहे हो, तो उसमें 2 चीज़ें देखनी चाहिए। पहला ये कि पहले 2 दिन में वो आईपीओ 8 टू 10 टाइम्स सब्सक्राइब होना चाहिए और उसको देख के आपको तीसरे दिन यू मे ट्राई, दिस इज़ फर्स्ट। और ये हमने बैक टेस्ट करके देखा है पूरा डेटा कि अगर कोई आईपीओ पहले 2 दिन में 8 टू 10 टाइम्स सब्सक्राइब होता है और उसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसका जीएमपी अगर 30% से ज़्यादा या फिर एटलीस्ट 25% है, तो उसके लिस्टिंग गेन देने के चांसेस 99% हो जाते हैं, जस्ट बाय दिस 2 थिंग्स। टू मेथड्स। आप कोई भी कंपनी देख लो, पीसीए लेने वाला आप आईपीओ देखो, उसका पहले 2 दिन का सब्सक्रिप्शन 1 टाइम पे नहीं था पूरा। आप जो भी आ रहे हैं, सो रिसेंटली उसके पहले की हमने बात की, सो उन कंपनीज़ की अगर हम देखिए बात करें, तो या फिर मतलब कोई भी ले लो आप कंपनीज़, जिनमें पहले 2 दिन में सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं आया ना, एंड जीएमपी भी जिनका 25% से लेस है, तो लिस्टिंग इनकी वहाँ पे ज़्यादा आकांक्षा आप नहीं कर सकते। वही बात रही लॉन्ग टर्म की, तो जो पहले वाली चेकलिस्ट है, अगेन आई विल से कि गो विद दैट। बट रिसेंटली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, तो आपने जैसे पी से स्टार्ट होने वाली कंपनी की बात की थी, सो एट दैट टाइम भी मेरा तो पॉइंट यही था कि कंपनी का क्लियर बिजनेस मॉडल ही नहीं है। मैंने उस टाइम एक वीडियो बनाया था, आप जाके चैनल पर देख सकते हो, पेटीएम आईपीओ रिव्यू। तो उस टाइम भी ये था कि कंपनी वाज गिविंग सम, कंपनी देखिए कंपनी की शुरुआत में बताता हूँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रिचार्ज प्लेटफॉर्म था, फिर उसमें ई कॉमर्स आया, फिर उसमें फ्लाइट टिकट्स आए, फिर उसमें और 50 चीज़ें आई, फिर उसमें एक मॉल आया, देन मॉल बंद हुआ, देन ई कॉमर्स बंद हुआ, देन बॉक्सेस आए, देन उसके बाद पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफ़र आ गया, देन पेमेंट गेटवे आ गया, देन क्लाउड सर्विसेज आ गई, वॉलेट आ गया, देन क्लाउड सर्विसेज आ गई। एंड देखिए मतलब होता ही है, इंश्योरेंस आ गया। तो कोई भी बिजनेस हो, मतलब मैं कैश काउ के हिसाब से एक चीज़ को देखता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो ना, उसका कैश काउ होना चाहिए, उसका एक मेन बिजनेस होना चाहिए जहाँ से पैसा आ रहा है, फिर वो बाकी साइड में 10 बिजनेस शुरू करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके प्रॉपर कैश काउ ही नहीं है, आप 10 चीज़ें ट्राई कर रहे हो, तो उसमें सक्सेस मिलना इज हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल अगर टॉप मैनेजमेंट का अगर फोकस नहीं है 1-2 चीज़ों पर, ठीक है, अभी टीसीएस जैसी कंपनीज़ है या फिर और भी कई सारी जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस की मेन कैश को अभी भी क्या है कि ऑयल, ऑयल ऑयल से वो कमा रहे हैं, लेकिन उनको पता है ऑयल एंड कि जियो। ऑयल एंड जियो, तो उनको पता है कि ऑयल से ऑयल वाली कैश को ज़्यादा टिकेगी नहीं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए रिटेल जियो 2-3 चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया। सो वन कैश का होना ज़रूरी है, तो इन बहुत सारी कंपनीज़ का एक प्रॉब्लम ये है कि कैश काउ नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि रिकरिंग कस्टमर बेस जो है वो बहुत कम है। एक जो कंपनी की हमने बात की, इट स्टार्ट्स विद एम, तो उनमें एक प्रॉब्लम ये है कि देयर प्रोडक्ट्स आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय कस्टमर्स ऑन अ रिपिटेटिव बेसिस। एक बार ले लिया, यूज़ कर लिया, नेक्स्ट टाइम बंदे नहीं जा रहे। तो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, आप कितनी बार एक्वायर करेंगे? ऐसे तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी जल्दी। And they're offering major discounts on their products right now या just to increase their sales. यस, बट स्टिल क्या है ना कि देखिए कोई भी अगर कोई भी दुकान है, 2 दुकान वाले हैं, दोनों कचौड़ी बेच रहे हैं, एक की अच्छी है, एक अच्छी नहीं दे रहा है, तो इट इज़ वेरी रिपीटेड, एक बार कोई भी जाएगा गलती से, गलत वाले के पास, दोबारा नहीं जाएगा और आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाएगा। सो दैट इज़ हाउ बिज़नेसेस वर्क्स। तो मेरे हिसाब से मतलब ये कुछ चीज़ें हैं कि जो एक आईपीओ के टाइम सभी को देखनी चाहिए। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की वार्तालाप फिनोवेशन बाय प्रसाद से। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारा ज्ञान इनके पास है जो हमें और खींचना है, लेकिन हम खींच नहीं पाए। दोबारा बुलाना ही पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और आप लोगों के भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। और दोस्तों इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और दोस्तों मैं प्रसाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये पॉडकास्ट लाइव होए तो उसके 1-2 दिन बाद आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, श्योर। अगर हमारी ऑडियंस के कोई डाउट्स हैं
तो प्लीज़ उसको आप खुद से जाके जवाब दीजिएगा। so that ऑडियंस ऑल्सो फील ग्रेट कि चलो हम कुछ लिख रहे हैं तो वी आर टेकिंग कंसर्न ऑफ दैट। तो इसी आशा के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे आज। बहुत अच्छी वार्तालाप रही आपके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला और आशा करता हूँ ऑडियंस को भी कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहना मल्टी बैगर कि ये मल्टी बैगर बन गया, वो बन गया, लेकिन उसके पीछे की स्टडी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और स्कैनर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।